हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एक दमदार सवालों का सेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या आप साथी 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं या नहीं, ये लास्ट में आप सभी को अपने आप से मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि साथ ही आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए केवल 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 2025 में यदि आपको एमटीएस में सिलेक्शन लेना है तो केवल आपको जीके का 25 क्वेश्चन तैयार करना होगा और साथ ही इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन तैयार करना होगा। यही 2 सब्जेक्ट पढ़ के आप एसएससी एमटीएस और हवलदार में एक सीट पक्की कर सकते हैं। वो कैसे करना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इन 25 क्वेश्चन को तैयार करने के लगभग साथ ही आपको 25,000 क्वेश्चन को तैयार करना होगा। क्योंकि देखिए 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका मतलब कि ईजी सवाल तो पूछा नहीं जाएगा। जो सवाल पूछा जाएगा वो थोड़े से हाई लेवल के सवाल पूछ जाएंगे। तो यदि साथ ही आप लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप ईजी सवाल के साथ शुरुआत करें तो अच्छी बात है, इजी सवाल करिए, लेकिन साथ ही मीडियम और हाई लेवल का भी सवाल आप लोग तैयार कीजिए। क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी मिलेंगे, लेकिन साथ ही जो 17 से 18 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से हाई लेवल के देखने को मिलेगा। तो साथ ही जो हम आपको शाम में 6:30 पे क्लास देते हैं वो बिल्कुल हाई लेवल के सवाल देते हैं और सारे जितने भी आपका एसएससी के एग्जाम हुए हैं उनके एक एक क्वेश्चन ऐड करके हम ये क्लास आपके लिए तैयार करते हैं। तो ये भाई इसलिए हम दमदार सवाल का सेशन ही रखते हैं। ये शाम को 6:30 आपकी क्लास चलती है। ओके, तो केवल आपको 50 क्वेश्चन में से 30 सही करना, यही चेक करना। यदि आपने साथी 50 क्वेश्चन में से 30 प्रश्न सही कर दिया तो समझिए आपकी तैयारी जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। ओके, यदि साथी आप 30 प्रश्न सही नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन भाई परीक्षा से पहले सारे प्रश्न को आप जरूर याद करिएगा। क्योंकि लास्ट में हमें एग्जाम के टाइम अपने ऊपर बर्डन नहीं लाना है, हमें बस रिवीजन करने की जरूरत पड़े ऐसी तैयारी हमें लास्ट में कर लेनी चाहिए एग्जाम से पहले। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में अपना नेगेटिव मार्किंग के साथ स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी के इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे साथ ही स्टैटिक जीके के सवाल से। पहला प्रश्न देखेंगे, थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, थाईपुसम त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है थाईपुसम त्यौहार, यानी पहले का सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? बताइए साथी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो साथ ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद में। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित हैं? बताइए साथी, साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथी, कव्वाली से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकात्मक मतलब साथी सिंगल, तो क्या हो जाएगी, एकल नागरिकता है भाई। तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है, तो एकल नागरिकता है। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, महावीर जयंती किसका एक प्रमुख त्यौहार, यानी किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है महावीर जयंती? तो महावीर जयंती जैनों का एक प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन आज क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके पद से संबंधित है? तो साथी पहले आपको साथी स्टार्टिंग 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद साथी ने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसे आपको डेली जो हम क्लास देंगे ऐसे अटेम्प्ट करना है, लगातार 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग पहले रेडी करिएगा कि 30 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है और सही करना है, उसका सेकेंड पार्ट आप लोग हल करिएगा। ओके, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके पद से संबंधित है? तो भाई भारत के महान्यायवादी से। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथी कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वेन्ना नदी नहीं है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? बताइए दोस्त, अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? तो दोस्त याद रखिएगा सुरबहार की। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथ ही भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा साथी केरल है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार भी कर रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेन आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि साथी जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगी। और इस टाइम हम प्रीवियस ईयर की एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद साथी ये हमारी सीरीज चल रही है, जो कि इस सीरीज में कम से कम 10,000 से 15,000 भाइयों को ऐड करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तैयारी अपने साथ में बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। मौलिक अधिकार देश के किसके द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है? बताइए साथी। तो मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा है भाई। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है, यानी ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्न में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? तो साथी इनमें से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? तो याद रखिएगा साथी उच्च जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो साथी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आप जानते हैं साथी केरल का ही है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? बताइए साथी। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो दोस्त याद रखिएगा शाहजहां के खिलाफ। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। बताइए साथी वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने 1528 में राजपूतों को हराया था? बताइए साथी। तो बाबर ने भाई। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए साथी। भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे जी थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बहती है? तो साथी गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर बहती है? तो भाई याद रखिएगा केवल 10% पर। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? बताइए साथी। जून तो ख़त्म हो गया, जुलाई स्टार्ट हो चुका है और सितंबर अभी आना बाकी है, तो इस टाइम कौन सा मौसम चल रहा है? बताइए साथी। तो आप जानते हैं साथी कि मानसून बरसात का मौसम। इस समय हर जगह बारिश आपको दिखाई दे रही होगी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखा है?
तो इनमें से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखा गया है? तो भाई पहला ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, असूटेबल बॉय किसके द्वारा लिखा गया है? तो विक्रम सेठ जी के द्वारा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, गणगौर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी राजस्थान में, यानी डी ऑप्शन क्या बनेगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास किससे लिया गया एक अंश है? बताइए साथी, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो कि साथी आनंद मठ से लिया गया अंश है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। कूलाम प्रति सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बताइए साथी, कूलाम प्रति सेकेंड ये किसकी इकाई है? तो भाई विद्युत धारा की है, यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं? बताइए साथी, भारत के किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं? तो भाई ये गुजरात में नहीं पाए जाते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपसे ऐसा सवाल पूछता है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो साथ ही किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? तो 1927 में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। और भाई लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? बताइए साथी, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 127 यानी अनुच्छेद 127। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। मैलिक अम्ल किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए साथी, मैलिक अम्ल किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए और बताइए। तो भाई सेब में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साथी 1986 में पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्त याद रखिएगा पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? बताइए साथी, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो साथी याद रखिएगा 1962-68 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित थे? बताइए साथी, लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के किस शास्त्रीय नृत्यों में से संबंधित थी? तो ये भाई उड़ीसी से थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की थी? बताइए साथी, किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की थी? तो भाई कन्नड़ में की थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? बताइए साथी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा अनुच्छेद 85 है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? बताइए साथी, कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे?
तो साथी इब्न बतूता आए थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर स्टार बनाएंगे। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व है जो कि किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा एमपी से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? तो जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था? तो साथी 2019 में ही। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 37 को। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष में की गई थी? बताइए साथी, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1875 में की गई थी। यानी ऑप्शन इस सवाल क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? बताइए साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा साथी लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। तुजू के जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो साथी तुजू के जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्त याद रखिए फारसी भाषा में लिखी गई थी। यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो मेरे दोस्त लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। यानी ऑप्शन सी क्या बनेगा इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? बताइए दोस्त, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा फ्रांस के देश के संविधान से। ऑप्शन बी क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? बताइए साथी, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो साथी याद रखिए 2015 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो मेरे दोस्त इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो भाई याद रखिएगा, देखिए घाघरा तो है, रामगंगा भी है, यमुना भी है, लेकिन साथ ही भीमा नहीं है। तो यहीं से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किसने द गाइड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है? तो साथी इनमें से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स होना चाहिए था भाई, यहाँ पे ये ई नहीं रहना चाहिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राज जी के द्वारा लिखा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो साथी भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा सिक्किम में किया जाता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। चाहमान यानी चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? बताइए साथी, चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो अजय राय ने भाई, अजय राज ने। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे? तो साथी भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को।
प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो साथी जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इसका आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो 1930 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। पौधों की रंध्रों यानी स्टोमेटा की स्थिति की पहचान करना आप सभी को। स्टोमेटा की पहचान क्या होती है साथी? पत्तियों में होती है ना। आप देखेंगे कि जो क्या होती पत्ती होती साथी उनकी सतह पर क्या होता है? उनकी सतह पर होते हैं भाई, यानी देखिए तने की नोक पर रॉन्ग, जड़ों के भीतर, पुष्प के भीतर, तो भाई पत्तियों की सतह पर होता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्या आप सभी से 30 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं कि नहीं बताइए। लास्ट में हमने आपसे कहा था कि आप बताएंगे भाई, बताइए नेगेटिव मार्किंग के साथ आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लगभग सारे 50 क्वेश्चन आपने तैयार किया होगा। यदि नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं सकती, लेकिन सारे क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो साथ ही सुबह 8 बजे, दोपहर 12:35 पे, शाम को 6:30 पे लगातार क्लास आती है आपके एग्ज़ाम के लिए। साथी आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखिए, खूब मेहनत करिए साथी, और इस बार सिलेक्शन लीजिए। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नए जोश, एक नई दिन शुरुआत के साथ, अपनी तैयारी के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।